लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार विद्यार्थियों, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज हरदा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट सारणिक, कक्षा 12वीं का एक टॉपिक है यूनिट 4 का। तो अभी 12th के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड हमने एक टॉपिक तैयार किया है सारणिक, जो बच्चों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट के पूरे जो अंदर टॉपिक्स होते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो पूरे कवर किए हैं इस वीडियो में। तो आप देखेंगे तो निश्चिंत पाएंगे कि जो क्वेश्चंस हैं किस टाइप से आते हैं, किस टाइप सॉल्व करना है, वो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सारणिक की, तो सारणिक में जो है सबसे पहले जो है PS लाप्लास नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सारणिक रूल दिया था कि सारणी के क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम बात करें जो सारणिक होता क्या है। सारणिक जो है आव्यूह से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं उसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखना, या सिमुलेशन इक्वेशंस जो होती है, मतलब रैखिक समीकरण, उसको सॉल्व करना सारणिक के रूप में एक प्रकार का सारणिक कहलाता है। जैसे हम इसमें बात करें कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, तो देखिए a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम सारणिक के रूप में लिखेंगे तो a1 a2 b1 b2, ठीक है, तो a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है, दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। और आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा यूनिक वैल्यू का, तो a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2, तो ये जो कहलाता है ये यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट हर बार आपको एक यूनिक सॉल्यूशन प्रदान करेगा जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यूनिक डिटर्मिनेंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या तो डिटर्मिनेंट ए, या हम ये डेल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या डिटर्मिनेंट ए से। ये तीन प्रकार से हम किसी भी सारणिक को रिप्रेजेंट करना है हमको। जैसे हमने यहाँ डेल ले लिया, तो सारणिक को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और बीच में हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो इस प्रकार से हम जो डिटर्मिनेंट है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम n या x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इफ, ये क्वेश्चन है आपका, इज इक्वल टू 13, ठीक है, इसको सॉल्व करना है हमें और जो n की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए n की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो डायरेक्ट हमें गिवन डिटर्मिनेंट जो दिया गया डिटर्मिनेंट उससे लिखना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये 5 इंटू n माइनस 1 इंटू 3 और इज इक्वल टू क्या है हमारा 13 है। तो ये 5n माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, तो n इज इक्वल टू आपका ये 2 वैल्यू, ठीक है, तो इसका आंसर 2 आया। तो इसी प्रकार से हम डिटर्मिनेंट के और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जैसे डिटर्मिनेंट ए, ये 2 क्रॉस 2 का मैथ था, तो ये हमने आसानी से निकाल लिया। इसके बाद अगर जो हमारा रैखिक इक्वेशन है, अगर वो 3 इक्वेशंस में आता है तो उसे किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं वो देखिए। ये 2 के लिए मैंने बताया था, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2z इज इक्वल टू 0, a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। तो इसे हमको डिटर्मिनेंट के रूप में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आपने अभी 2 क्रॉस 2 वाले जो डिटर्मिनेंट है उसमें आपने देखा, इसे हम इस प्रकार से मैट्रिक्स के रूप में ले सकते हैं
A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट बन गया। अब जब भी हम डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट A निकालेंगे तब ये वैल्यू जो हमारी प्लस में होती है, ये माइनस में होती है, प्लस में होती है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट हमेशा ये ध्यान रखिएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ही डिटर्मिनेंट में बदल सकते हैं, अन्यथा हम स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है उसी को डिटर्मिनेंट में बदल सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट हम याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है, जो क्वेश्चन दी रहेगी वो 2x2 3x3 या 4x4 में आपका मैट्रिक्स होगा, तो इसको डिटर्मिनेंट में हम बदल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है माइनर्स कैसे निकालते हैं ना, माइनर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सपोज हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, जैसे डेल इज इक्वल टू A11 A12 A13 A11 A12 A13, ये हम तो एडजॉइंट ए का फार्मूला लिख रहे हैं ना, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब इस प्रकार का हमने एक कोई डिटर्मिनेंट लिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू भी हो सकती है 1 2 3 -1 2 3 4 7 6 8 9 6 5। अब आपसे बोला इसके माइनर्स निकालिए, क्या निकालिए, माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये जो A11 है इसके माइनर्स निकालना है आपको, तो A11, तो इसमें हम जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसको हाइड करते हैं और जो बचता है, ठीक है, क्या बचा आपका, जैसे A22 A32, ठीक है, A22 A23 A32 A33, ठीक है, और लास्ट में अपने को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो A22 A33 माइनस A23 A32, ठीक है। इसी प्रकार हम सेकेंड माइनस क्या निकालेंगे, A12, क्या निकालेंगे, A12। तो A12 के लिए हम सेकेंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को हाइड करेंगे, तो A21 A31 A23 A33, तो A21 A33 माइनस A23 A31, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप A13 के माइनस निकालना चाहते हैं तो ये कॉलम को हाइड करना है आपको एंड ये फर्स्ट रो को हाइड करना है, तो A21 A31 A22 A32, तो A21 A32 माइनस A22 A31। तो इसी प्रकार हम जो नेक्स्ट है A21 22 23 31 32 33 माइनर्स आसानी से निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस होती है माइनर्स निकालने की। जब भी आपसे पूछा जाए कि दिए गए डिटर्मिनेंट्स के माइनर्स निकालिए तो इस प्रकार से आपको निकालना है ना। आपका क्वेश्चन ए भी हो सकता है 1 2 3 4 2 1 3 1 -1, तो इसके माइनस निकालना तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम। तो ये जो वैल्यू जो लिखी है 1 2 3, इसका मतलब ये 11 A12 A13 है, ये 21 22 23 है, ठीक है। तो ये 11 के निकालना तो इस टाइप से फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को हाइड करना, जो वैल्यू बचती है उसको आपको लिखना है डिटर्मिनेंट में और उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके माइनस करना है, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट है कोफैक्टर्स, क्या है नेक्स्ट आपका कोफैक्टर्स। अब जो कोफैक्टर्स हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो देखिए आप। कोफैक्टर, ठीक है।
अब को फैक्टर जो है इसका जो फार्मूला होता है सी आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे और एम आई जे, ठीक है। एम आई जे से हमारा मतलब होता है एम फॉर माइनर होता है, -1 आई प्लस जे, आई और जे जो है उसकी रो एंड कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट जो है उसके अगर आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं, सपोज हम एक क्वेश्चन ले लें, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4, आपसे बोला इसके भैया माइनर्स निकालिए, क्या निकालिए, सॉरी कोफैक्टर्स निकालिए। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको जो फार्मूला होता है, इसे हम मान लो ये C11 है, ये C12 है, ये C11 है, ये C12 है, ये C21 एंड ये C22। तो C11 निकालना है आपको। तो आपने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, क्या बचा आपके पास 4 बचा। तो फार्मूला क्या बोलता है, -1 आई और जे का मतलब होता है ये आई है और ये क्या है आपका जे है, ठीक है। तो 1 + 1 इनका प्लस करना है आपको, और m, ठीक है, एम आई जे में m जो वैल्यू बची है आपकी, ठीक है, एम आई जे मतलब M11, यहाँ हम क्या लिखते हैं M11। तो -1 के ऊपर 2 की पावर हो जाएगा यहाँ पे। अब M11 क्या है, ये 4 है, ठीक है। -1 के ऊपर 2 की पावर मतलब क्या, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आंसर आया 4। ऐसे ही C12 निकालेंगे आप, तो -1 1 + 2, ये 1 + 2। अब इस फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो हाइड करना, क्या बचा आपके पास 3, मतलब M12 -1 3 एंड 3, तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं, C12 के बाद C21, तो -1 2 + 1। अब आपको इसको हाइड करना है एंड ये इस रो को हाइड करना है, क्या बचा आपके पास 2 बचता है, मतलब M21, तो -1 3 2, ये -2 हो गया। फिर ऐसे ही C22 निकालना है आपको, -1 2 + 2, ये C22 है, तो ये सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो को हाइड करना है, क्या बचा आपके पास 1 मतलब M21 1, तो ये हो गया आपका 1। तो इसी प्रकार हमने ये सभी वैल्यू निकाली है, 11 C11 C12 C21 एंड C22। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कोफैक्टर। ये 2 × 2 का डिटर्मिनेंट था, अगर 3 × 3 का होगा तो उसमें भी हम यही प्रोसेस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चंस है आपके, उसे हम कैसे सॉल्व करें वो देखते हैं, और कुछ हमें ऑपरेशन लगाने पड़ते हैं। तो ऑपरेशन लगाने का तरीका क्या होता है और किस तरीके से हमें ऑपरेशन लगाने हैं वो ज़रा समझिए आप, है ना। देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इवेल्युएट थ्री 1 1 1 3 1 एंड 1 1 3, ठीक है। इसे सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है हमें, तो 3 1 1 1 3 1, तो इसे मान लें हमने, सपोज हम डेल इज इक्वल टू मान लें इसे 3 1 1 1 3 1 1 1 3, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम चाहे तो ऑपरेशन से सॉल्व कर लें, मतलब जिसको बोलते हैं हम प्रारंभिक संक्रिया से, मतलब R1 R2 R3 या C1 C2 C3 से, मतलब कॉलम और रो से, या फिर हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट में मैंने कहा था ये फर्स्ट वैल्यू को प्लस मानना है, माइनस एंड प्लस, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट रो पे मैंने प्लस माइनस प्लस किया, तो आप कैसे किसी भी रो पर या किसी भी कॉलम पर इस ऑपरेशन के तहत, मतलब प्लस माइनस प्लस रूल के तहत इसको सॉल्व करके हम डिटर्मिनेंट ए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब डिटर्मिनेंट निकालना है हमको 3 1 1 1 3 1 1 1 3 का। तो देखिए
सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर ऑपरेशन लगाते हैं हम, तो अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो ऑपरेशन लगाने में क्या होता है कि हमें सबसे पहले वैल्यू को ज़ीरो करना रहता है। किसी भी वैल्यू को हमें, या जो हमारे A11 A12 है, रोज़ या कॉलम्स को हमें ज़ीरो करना रहता है। उसके बाद हम जो है, ठीक है, उसके बाद हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले डायरेक्ट बताता हूँ, फिर हम ऑपरेशन के हिसाब से भी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, इसको हम डेल है तो डेल से डिनोट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट, है ना। डिटर्मिनेंट लगाए हैं, वो जरूरी नहीं है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले 3 को रखना है आपको। ठीक है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को हाइड किया, क्या बचा आपके पास 3 1 1 3। ठीक है, बीच वाली वैल्यू माइनस में लिखना है आपको। अगर यहाँ माइनस आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा ना। फिर सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो को हाइड करना है, 1 1 1 3, फिर +1। थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो 1 1 3 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है सभी में और माइनस करना है। 3 3 3 9, -1 -1 3 -1 +1 1 -3, 8 3 24 -2 एंड -2। ठीक है, तो ये कितना हुआ आपका 20। तो वैल्यू क्या है इसकी, डेल की 20 वैल्यू आई। ठीक है, तो यही हमारा जो इसको सॉल्व करना था, तो हमारा आंसर आया 20। अब इसी क्वेश्चन को हम ऑपरेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, तो ऑपरेशन के लिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आप उसके बारे में पता चल जाए कि उसको सॉल्व कैसे करना है। हम चाहें तो किसी भी डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्या होता है, कुछ वैल्यू वेरिएबल भी तो वेरिएबल के तौर पर रहती है, जैसे A B C D हो, यहाँ पे A² B² C² हो, तो उसको उसमें फार्मूले लगाने पड़ते हैं ना, तो उसमें थोड़ा टफ पड़ता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऑपरेशन लगा के उसको सॉल्व करते हैं। या सीधी बात कहें तो अगर बड़ी वैल्यू है अगर डिटरमिनेंट के अंदर, तो उसको आप ऑपरेशन लगाकर सॉल्व करिएगा। तो देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन लें, 1 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 + y। अब इसमें आपको प्रूव करना है = x × y, मतलब प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि इस डिटरमिनेंट के इक्वल में x × y आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लें, LHS ले लेते हैं। तो 1 1 1 1 1 + x 1 1 1 1 + y। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे ना। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है हमारी, R1 R2 R3, ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है, तो हम एक साथ हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ऑपरेशन लगाए, तो जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, अगर यहाँ 1 है तो उसको कोई चेंज नहीं करना है। इसके नीचे वाली जो वैल्यू है, इसको अगर हमें 0 बनाना है, जैसे 1 1 को 0 बनाना है, तो हमें उस टाइप का ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो जैसे मुझे R2 को चेंज करना है, किसे करना है, इस R2 को चेंज करना है, तो R2 - R1। सपोज अगर यहाँ 2 होता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता 2 होता, तो मैं R1 में किसका मल्टीप्लाई कर देता 2 का। इधर हमारे R2 में क्या वैल्यू आ रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारा जो मकसद है कि जो सेकेंड रो में ये यहाँ पर A21 ये यहाँ पर जो है 0 आना चाहिए, तो इसके लिए हमें ये ऑपरेशन हमने लगाया है। ठीक है, एक ऑपरेशन और लगा लेते हैं साथ में, R3 को भी हमें इस 1 को 0 बनाना है, इस वाले 1 को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, R3 - R1, इसी में से माइनस कर देंगे। इसको कहते हैं हम अप्लाइंग ऑपरेशन
या प्रारंभिक संक्रिया के, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। फर्स्ट रो तो आपने एज इट इज रखी है, उसे कोई चेंज नहीं किया आपने। अब देखिए R2, जब भी आपको जिस भी रो को चेंज करना है, जैसे R2 है तो R2 में से ही आपको माइनस करना, ध्यान रखना है। इधर R3 है तो R3 में से ही माइनस करना है। मतलब चेंज कौन सी होगी, जो लेफ्ट हैंड पे जो वैल्यू लिखी रहती है वही रो चेंज होगी, R1 चेंज नहीं होगी। तो R2 चेंज होगी तो R2 माइनस R1 का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स, 1 माइनस 1 0, फिर R3 माइनस R1 तो 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0, 1 प्लस y माइनस 1 y, ठीक है। अब आगे कोई ज़्यादा ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत है नहीं। आप चाहो तो ये C1 C2 करके इसको भी 0 कर सकते हो, ठीक है। कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। जैसे C2 को आपको C2 में फर्स्ट वैल्यू को 0 करना है आपको, तो क्या करेंगे हम, C2 माइनस C1 एंड C3 को की फर्स्ट वैल्यू को 0 करना है इसको, तो इसके लिए हम C3 माइनस C1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, है ना। अब आप देखिए इधर 1 0 0, मतलब C1 कॉलम को हमने एज इट इज रखा है, C2 को चेंज कर रहे हैं हम। तो C2 माइनस C1 मतलब 1 माइनस 1 0, x माइनस 0 x, 0 माइनस 0 0, फिर 1 माइनस 1 0, C3 माइनस C1, C3 की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1 और C1 की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, 1 माइनस 1 0, ये भी 0 होगा और ये y होगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि ये इसको प्लस लेना है, इसको माइनस लेना है, इसको प्लस लेना है, तो प्लस वाली 1 लेंगे हम, इसको हाइड करना है, इसको हाइड करना है, 0x 0y, मतलब क्या बचा आपके पास x 0 0y। सेकेंड वाली वैल्यू माइनस होती है तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो 0 ही होना है, प्लस मतलब पूरी वैल्यू 0 ही होना है ना, और यहाँ भी 0 ही होगी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए x इंटू वाई, तो 1 xy, ये आ गया xy। तो यही हमारा क्या है RHS, यही प्रूव करना था। तो आपने ये सीखा इसमें कि जो भी डिटर्मिनेंट आपको दिया है प्रूव करने के लिए या सॉल्व करने के लिए, उसे आप डायरेक्ट प्लस माइनस प्लस मेथड से कर सकते हैं, या फिर हम इन ऑपरेशन का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, है ना। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं, उससे भी हम ऑपरेशन से सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो इसी टाइप से आएंगे, आपको बस मेथड ध्यान रखनी है। डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू कुछ भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मेथड आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है प्रूव दैट का, प्रूव दैट 1a स्क्वायर 1a स्क्वायर 1bb स्क्वायर एंड 1cc स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस a। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। तो वही प्रोसेस करेंगे हम, सॉल्व। हम क्या लेंगे, LHS लेंगे, 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, ठीक है। तो हम चाहें तो देखो, कभी भी डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि रो कॉलम, जो रो और कॉलम है उसमें हम अधिक से अधिक 0 लेके आएंगे, मतलब ऑपरेशन लगा के अधिक से अधिक 0 लेके आएंगे, उतना ही हमारा जो मैथ्स है वो छोटा होगा और सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो डायरेक्ट में 1 माइनस प्लस करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा और कुछ फार्मूले भी लगाना पड़ेगी। और अगर हम ऑपरेशन कैसे करते हैं तो इन दो 1 को हम 0 लेके आ सकते हैं आराम से। और 0 लाने की प्रोसेस ये होती है कि सबसे पहले ये जो 1 है इसके नीचे वाले, अगर हम रो ऑपरेशन का यूज़ करते हैं तो कॉलम का भी कर सकते हैं, तो नीचे के 1 को 0 कर लो, फिर b को वैल्यू मान के उसके ऊपर नीचे वाली वैल्यू को
0 कर लो, कोई भी ऑपरेशन लगा के, फिर इसको 1 मान के ऊपर वाली वैल्यू को 0 कर लो। इससे आसानी से हमारा मैथ सॉल्व हो सकता है। ये प्रोसेस ध्यान रखने का कीजिएगा, डायगोनल प्रोसेस, ठीक है। अभी यहाँ 1 है हमारा ऑलरेडी, ये नीचे वाली वैल्यू को 0 करना है, तो हम ऑपरेशन लगाएंगे, मतलब R2 को चेंज करेंगे, R2 माइनस R1, फिर R3 माइनस R1, ठीक है। तो देखिए क्या आंसर आता है, 1a स्क्वायर, R1 एज इट इज़ है हमारी। अब R2 में से R1 आप माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ आपका 0, b माइनस a और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर ये 1 माइनस 1 0, R3 माइनस R1, c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ जो वैल्यू है, अब अगर आप चाहे तो अब कॉलम का यूज, क्योंकि अगर हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, b माइनस ए का, ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू जो होगी b माइनस सी होगी। हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जैसे R2 में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, b माइनस ए, और R3 में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, c माइनस ए, ठीक है। ये प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करना है इसको, कॉमन निकालने वाली प्रोसेस, जैसे 1a स्क्वायर 0 b माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, b माइनस ए एंड b प्लस ए, 0 c माइनस ए, c माइनस ए, c प्लस ए। अब दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल लें, R2 में से हम b माइनस ए कॉमन निकाला हमने, और R3 में से क्या कॉमन निकाला, c माइनस ए। अब वैल्यू क्या बची डिटर्मिनेंट में, 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस ए 0 1 एंड c प्लस ए, ठीक है। आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ 1 है आपका, तो आप चाहो तो इसे 0 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब R3 में इसे 0 बना सकते हैं। तो देखिए ऑपरेशन हम लगाते हैं, R3 माइनस R2, तो b माइनस ए, c माइनस ए, 1a स्क्वायर 0 1 b प्लस ए 0, 1 माइनस 1 0 हो गया। R3 की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 एंड 1 0, फिर c प्लस ए, सॉरी R3 में से माइनस कर रहे हैं हम, c प्लस ए माइनस b माइनस ए हो जाएगा ये, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, c माइनस b। और कहीं दिख रहा है आपको 0 होते हुए, या और कोई हम ऑपरेशन, देखो डिटर्मिनेंट में ऐसे कर सकते हैं कि जैसे मैंने ऑपरेशन लगाया, जरूरी नहीं कि आप वैसे लगाओ, आप चाहो तो C1 लेके उसको 0 कर लो, या R ऑपरेशन लेके, मतलब रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लेके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर सेम आएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए बच्चों को अभी कन्फ्यूजन नहीं होना है कि सर ने जो ऑपरेशन लगाया है या उसी तरीके से मैं करूँ सॉल्व, आप आपके तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बस ऑपरेशन हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। अब हम डायरेक्ट प्रोसेस कर लेते हैं, ज़्यादा आगे ना बढ़ाएं इसको, ये प्लस माइनस और प्लस वाली वैल्यू करके, ठीक है। तो b माइनस ए, c माइनस ए, यहाँ 1 स्क्वायर किया क्या बचा आपके पास, 1 0 b प्लस ए, c माइनस b, माइनस ए स्क्वायर किया आपने, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को, क्या बचा 0 0 b प्लस ए, c माइनस b। आगे देखिए प्लस ए स्क्वायर, इसे ऐड किया आपने थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो, तो 0 0 1 0, ठीक है। b माइनस ए, c माइनस ए, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c माइनस ए, और ये 0 हो जाएगा आपका, माइनस ए, ये पूरी वैल्यू 0,
प्लस ए स्क्वायर, ए भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, b माइनस ए c माइनस ए एंड c माइनस बी में से 0 घटाएंगे तो वही आएगा c माइनस बी, मतलब c माइनस बी, बाकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो एक्चुअली ये है, अब आपका आर एच एस देखिए यही है क्या, नहीं है, a माइनस बी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से a कॉमन ले लीजिए आप, तो a माइनस बी हो गया। फिर क्या चाहिए, b माइनस सी चाहिए, ये c माइनस बी है, इसमें से भी आप एक माइनस कॉमन ले लीजिए, ये ले लिया तो b माइनस सी हो गया। b माइनस सी, और c माइनस ए तो है ही ऑलरेडी, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, यही हमारा क्या है, आर एच एस है। ठीक है, तो आपने देखा बिल्कुल आसानी से हमने बिल्कुल सरल तरीके से डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चंस थे आसानी से समझे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, 2x2 डिटर्मिनेंट, 3x3 डिटर्मिनेंट, उसको हमने सॉल्व किया, फिर हमने माइनर और डिटर्मिनेंट निकाले, फिर कोफैक्टर्स की बात की, और उसके अलावा जो प्रूव करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं डिटर्मिनेंट के वो सीखे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। LBS कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी आपके कमेंट्स हो वो बताइएगा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक भी आपके अकॉर्डिंगली लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।